काले गुलाम ने खदान में अद्वितीय शाश्वत पत्थर खोजा और खुशी से इसे सुपरवाइजर को स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा में सौंप दिया। लेकिन सुपरवाइजर ने उसे इंसान नहीं समझा, सिर्फ कुछ मिनट और उसकी खाने की आदत को लेकर शिकायत की। यह सब तुम्हें अचानक से आ गया। 6 महीने के भीतर आंतों से होकर ताजा खून बह निकला और काले गुलाम की भी मौत हो गई। पास खड़े युवा ने देखा कि निगरानी इतनी निर्दयी थी। जैसे ही वह निगरानीकर्ता की नजर नहीं बची, उसने अचानक वह रत्न छीन लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर खदान के सबसे ऊंचे बिंदु की ओर दौड़ा। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशा का प्रतीक दिखाया। पहले से ही सुस्त और भावना विहीन दासों ने यह देखा जैसे वे अंधकार से जागे हों, और उन्होंने भी अपने हाथ उठाकर युवक की साहसी हरकत का जवाब दिया। खदान की निराशा तुरंत आशा में बदल गई और हर कोई कुछ करना चाहता था। ठीक उसी समय जब आशा की किरण फूट रही थी, क्रूर राजा ने सैनिकों को युवक को पकड़कर मंच पर लाने का आदेश दिया, लाखों गुलामों के सामने उसे सबक सिखाने के लिए। हालांकि मौत सामने है, फिर भी लड़का अपने हाथ ऊंचे उठाकर चिल्लाता है, कोशिश करता है अपनी खून से अपने लोगों में आजादी की प्यास जगाने की। 然而就在刽子手的刀刃落下之际，一股梦魇突然降临，将少年吞没。原来是守护地球的7打50倍少年的无畏勇气。वे सर्वसम्मति से मानते हैं कि शाओनियन बाओजन को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छी पसंद है। राजा ने क्रूर ढंग से लड़के के स्वप्नों पर हिंसा की और घास फूस की झोपड़ी को जला दिया। माँ भी सैनिकों की क्रूरता की भेंट चढ़ गई। जब लड़का बचाव के लिए पहुंचा, वहां केवल गहरी खून की गंध बची थी। माँ पहले ही निराशा के साथ दुनिया छोड़ चुकी थी। पिता भी जमीन पर पड़े जीवन और मरण के बीच झूल रहे थे। युवक पीड़ा में घुटनों के बल गिर गया और आंसू बिना आवाज के बहने लगे। दुख को बढ़ने से रोकने के लिए युवक के पास एकमात्र उपाय था कि वह अपनी शक्ति अपने पिता आदम को सौंप दे। लेकिन जैसे ही यह शक्ति आदम के भीतर प्रवाहित हुई, युवक को छिपे हुए हत्यारे ने बेरहमी से तीर द्वारा समाप्त कर दिया। एक ही दिन में पत्नी और बच्चे के चले जाने से आदम का गुस्सा उसके विवेक पर हावी हो गया। जो शक्ति दुनिया को बचाने के लिए थी, वह उस पल में आदम के प्रतिशोध की इच्छा में बदल गई और एक जानलेवा बन गई। वह एक दुष्ट शक्ति की तरह था जो बदला पूरा करना चाहता था, लेकिन फिर भी राजा आदम की शक्ति से नहीं डरा। इसके विपरीत उसने वर्षों से जमा की गई शाश्वत पत्थर का उपयोग करके एक नर का ताज बनाया। साथ ही अंधेरे जादू में अपनी महारत का उपयोग कर दानव शक्ति को बुलाया। हालांकि तभी जब एक काम पूरा होने वाला था, तभी एक नीली बिजली आसमान से गिरी और राजा के सपने को नष्ट कर दिया। राजा ने गुस्से से भरे एडम को घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करते हुए देखा और पाया कि यह अदम्य प्रतिनायक पहले ही अपनी मानवता खो चुका था। हजारों सैनिक कराह और डर से भरे हुए थे। आते हुए ऊर्जा ने उस अत्याचार का प्रतीक महल नष्ट कर दिया और टूटे फूटे खंडहरों के बीच बिजली की 4 पंख जैसी आकृति देखकर भगवान बुद्ध भी सिर हिला देते। 7 जादूगरों को जानकारी मिली और उन्होंने सोचा कि आदम इस पद के योग्य नहीं है और उसे जादूगर की शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उसकी शक्ति वापस लेने और उसे साधारण इंसान बनाने की योजना बनाई। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि आदम ने अपने साधारण प्रतिशोध की इच्छा से शक्ति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कुछ मुठभेड़ों के बाद 7 जादूगरों को यह एहसास हुआ कि अब आदम को नियंत्रित करना कठिन हो गया है। तभी आदम को एक पत्थर की पटिया में कैद करके गहरे जमीन में दफन कर दिया गया ताकि वह हमेशा सोता रहे। और नर्क का ताज भी गायब हो गया। किसी को उसका पता नहीं चला, जब तक कि 3700 से अधिक वर्षों के बाद कुछ इतिहासकार एक शक्तिबंध है जिसे नफरत ने अंधा कर दिया है। उसे जगाने की कोई भी कोशिश एक बड़ी आपदा को जन्म देगी। हालांकि कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि उनका लक्ष्य कथित 7 महान जादूगर थे। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद अन्ना ने देखा कि 2 विशाल पत्थरों के बीच एक तियान हुआ तैर रहा था। पास आने पर ही पता चला कि यह राक्षसी शक्ति से भरा हुआ नर्क का ताज है। यह चिंताजनक चमक भले ही अन्य खजाने जैसी चमकदार न हो, पर यह निश्चित रूप से विशेष है। अन्ना ने तुरंत अपने हाथों का सामान और टॉर्च नीचे रखकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। शीर्ष पर पहुंचने के बाद उसने अपनी सांस रोक ली और छलांग लगाकर ताज को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने ताज को अपनी कमर पर लटकाया, अचानक से आने वाली कदमों की आवाज ने गुफा की शांति भंग कर दी। बस देखा कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह की एक टीम के भाड़े के सैनिक समय देखकर अंदर आ गए। उनका उद्देश्य यही नर्क का ताज था। वह बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर कुछ सोचना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि भाड़े के सैनिकों की गोलियों का कोई समझौता नहीं है। बिना किसी चारा देखते हुए अन्ना केवल ताज को अंबा फिर पेश किया और पत्थर के तख्ते पर घुटने टेककर आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना। गंजे ने सोचा कि यदि सामने वाला सहयोगी हो सकता है तो उसने अन्ना को एक अंतिम शब्द कहने का मौका दिया। बुरा हाल होगा मेरे बेटे, तुम्हारा बुरा हाल होगा मेरे बेटे। जैसे ही अन्ना ने पत्थर की पटिया पर लगी मुहर खोली, अचानक गुफा में गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमक उठी। कई चकाचौंध कर देने वाली बिजली की लपटों ने अंधेरे को चीरते हुए भाड़े के सैनिकों को एक एक करके बाहर फेंक दिया। ठंड में बाहर निकलते ही एक धुंधली काली छाया 2 विशाल पत्थरों के बीच खड़ी थी। ये छाया वही थी जिसे 3000 से अधिक वर्षों से सील किया गया था, ब्लैक एडम। इस शक्तिशाली उपस्थिति ने तुरंत बेचैनी पैदा कर दी। एडम काले लबादा ओढ़े जमीन पर बैठा था। भाड़े के सैनिकों की गालियों के बावजूद बिल्कुल भी हिला नहीं। जरा देखो, क्या कहते हो? चले? अब तुम्हारा समय है। निचले स्तर का सैनिक कांपते हुए आगे बढ़ा और कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया आदमी को छूने के लिए, उसके गले को एक झटके में आदमी ने चीनी की तरह पकड़ लिया। सैनिक माफी मांगना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल सकी। हथेली में केंद्रित बिजली की शक्ति ने कुछ ही पल में सैनिक को जूते के टुकड़ों में बदल दिया। जब सामने की गोलियां धूल की तरह बिना किसी घातकता के हो जाती हैं, दर्जनों भाड़े के सैनिक सिर्फ एक पलक झपकते ही बिजली की ताकत से राख में बदल गए। जाहिर है ब्रह्मा अब भी वो डरावना प्रतिशोध का देवता है। 3000 साल की नींद खत्म हो चुकी है। ब्रह्मा का युग फिर से शुरू हो रहा है। इस वक्त जबकि ब्रह्मा अब भी भाड़े के सैनिकों पर कहर बरपा रहा है, बिजली की शक्ति ने एक क्षण में विशाल चट्टान को चीर दिया और अन्या को बचाकर अपनी मुक्ति का कर्ज चुका दिया।
इसके बाद एडम ने फिर से ध्यान बाकी के भाड़े के सैनिकों पर केंद्रित किया। सैनिकों ने यह देखा और सोचा कि वे जीत चुके हैं, लेकिन जैसे ही धुआं धीरे धीरे छटा वे आश्चर्यचकित हो गए यह देखकर कि आदम न सिर्फ बिना चोट के थे बल्कि उनके पास ही मौजूद थे। आदम ने अपने दोनों हाथों से अपाचे के पूंछ को पकड़कर जोर से घुमाया और विशालकाय हेलीकॉप्टर तुरंत एक फेंके गए भाले की तरह दूसरी हेलीकॉप्टर की तरफ जा टकराया। हवा में दो जोरदार विस्फोट हुए और सुंदर फूल की तरह फटे। जमीन पर के पैदल सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कवचभेदी गोला दागकर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भौतिक हमला आदम के लिए कुछ मामूली रेत के कणों के अलावा कुछ नहीं है। कुछ ही मिनटों में युद्ध के मैदान में केवल बर्बादी और चीत्कार बचते हैं, मगर असली मर्द कभी विस्फोट की तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। जल्द ही युद्ध के मैदान में सिर्फ अन्ना भाई बहन की वैन अच्छी हालत में बची होती है, बाकी सब कुछ बर्बाद होता है। आदम की ठंडी नजर में कुछ आपदा और असमंजस के साथ वो आगे बढ़ा और आना से पूछना चाहता था कि उसने उसे क्यों रिहा किया, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था पीछे से एक बचा हुआ सैनिक अचानक गोला लोड करके आदम पर हमला करता है। हालांकि आदम ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन पाया कि गोला थैले वाले जादू के अनंत पत्थर से बना था। फिर गोला हल्की नीली रोशनी छोड़ते हुए विस्फोट हो गया। तब आदम को यह एहसास हुआ कि वह वास्तव में नहीं था। अमर शरीर को पूरी मात्रा में अनंत पत्थर वास्तव में खुद को धूल में मिलाने के लिए सक्षम है। घाव से लगातार शक्ति बहने के कारण उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। उसका शरीर जोरदार ढंग से हिल रहा था और अंततः हवा में संतुलन खो बैठा और बड़े जोर से जमीन पर गिर गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। जब वह फिर से जागा तो पाया कि वह अन्ना के घर में लेटा हुआ है। उसने अन्ना द्वारा लगाए गए बड़े साइज के पट्टी को फाड़ दिया और अपनी लौटती शक्ति का उपयोग कर घाव को ठीक किया। फिर उसने खिड़की की ओर देखा। तब उसे एहसास हुआ कि 3000 वर्षों का समय बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन जो एक चीज नहीं बदली वह यह जमीन है जो कभी सच नहीं रही। हालांकि न्याय लीग का उपसमूह और आदम समस्या को हल करने के तरीके में अलग थे। वे मानते थे कि अपराधियों को कानून के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने आदम का निर्दयी पक्ष देखा। न्याय को अपने सिद्धांत के रूप में लेने वाले फतेह डॉक्टर को कभी न्याय की अनुभूति नहीं हुई, तो ब्लैक एडम कैसे समर्पण करेगा। इसलिए युद्ध की शुरुआत से ही यह तेज हो गया। फतेह डॉक्टर ने तुरंत ही 3000 साल पहले के कहांदा को वास्तविकता में मुड़ते ही एक दर्पण प्रदर्शित किया। ब्लैक एडम की व्यवस्था आंखों के सामने के दृश्य से अपने देश वापस आ गई और कुछ समय के लिए वह भ्रमित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने टील को खदान में मेहनत से खनन करते देखा हो, लेकिन यह क्षणिक ध्यान भंग हो गया जब हॉकमैन की तेज गति से आती हुई जोरदार मुक्का आ गया। दोनों ने तुरंत ही जमीन से आसमान तक की एक उग्र लड़ाई शुरू कर दी। हर मुक्का बड़े जोर से लगा और जोरों की आवाज से आकाश और धरती हिल गई, लेकिन हॉकमैन जो अपनी खुद की शक्ति से समर्थ हुआ सुपर हीरो था, जादूगर की शक्ति से भरे काले आदम के सामने टिक नहीं सका। ये देती है कि 3000 साल पहले वे एक परिवार थे, इसलिए वे केवल बचाव कर रहे हैं, कोई हमला नहीं कर रहे हैं। जब विरोधी ने अपनी ताकत दिखा दी तब उन्होंने बिजली की शक्ति से जंजीरों से छुटकारा पाया और स्टील पाइप को और भी तेज गति से दूर फेंका। डॉ फेट लापरवाही नहीं कर सकते थे और तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने प्रकाश की तलवार से ब्लैक एडम को जकड़ लिया। डॉक्टर फेट की शक्ति का स्रोत फेट का हेलमेट है। आपातकाल में एटम स्मैशर आगे आता है और अपनी अलौकिक शक्तियों को जारी करता है, जिससे उसका शरीर विशाल आकार में बढ़ जाता है। जैसे ही विशाल मुट्ठी गिरी, बेकाबू आदम को जमीन में दबा दिया गया। सभी ने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने वास्तव में आदम को बहुत कम आंका था। यह मुक्का बस आदम को गुदगुदी कर गया। आदम की अडिग ताकत देखकर कहादा के लोग उसे फिर से उद्धारकर्ता कहने लगे। वहीं दूसरी ओर न्याय दल के लिए सिर्फ नकारात्मक आवाजें बची। हालांकि आदम को इस नायक की पहचान में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह तुरंत वहां से चला गया। न्याय संघ ने आदम के खिलाफ गिरफ्तार करने की योजना को फिर से बनाया। तभी अन्ना ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास वास्तव में कहादा की नियति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आखिरकार इस भूमि पर जो हजारों सालों से गुलाम है, आदम हमेशा एक उद्धारकर्ता की तरह रहा है, जबकि न्याय हमेशा ऊंचाई पर रहा है। न्याय ये शब्द कहादा के लोगों के लिए हमेशा से ही एक धुंधला सा सपना रहा है। आना के सवाल का सामना करते हुए न्याय दल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब देना चाहिए। बस इतना ही कहा कि आदम कभी कोई उद्धारकर्ता नहीं था, बल्कि वह एक निर्दयी बेवजह निर्दोषों का हत्यारा था।